हेलो एवरीवन, दिस इज़ योर एजुकेटर मानसी गुप्ता। वेलकम टू रेडी फॉर स्टडी। आज हम क्लास 10th की ज्योग्राफी की बुक का लास्ट चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं और चैप्टर का नाम है लाइफलाइन ऑफ नेशनल इकोनॉमी। तो बेसिकली इस चैप्टर में हम नेशनल इकोनॉमी को सपोर्ट करने वाले ट्रांसपोर्ट के जो अलग अलग मीन्स होते हैं, एयर ट्रांसपोर्ट, वाटर ट्रांसपोर्ट और आपका रोड ट्रांसपोर्ट है, हम इनके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। हम यहाँ पे रोडवेज़ की बात, रेलवेज़ के बारे में, पाइपलाइंस के बारे में, इन सब के बारे में डिटेल डिस्कशन करने वाले हैं। चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है और ज़्यादा लेंदी नहीं है, तो हम कोशिश करेंगे कि इस चैप्टर को हम 2 लेक्चर्स में कंप्लीट कवर करने का पूरा ट्राई करेंगे। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको एंड तक बने रहना है। और अगर आपको ये वीडियोज़ अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और कमेंट करके मुझे भी बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगता है। ठीक है, कोई सजेशन है तो आप मेरे को दे सकते हैं। स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन पहले हम देखेंगे कि क्या है। द पेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री डिपेंड्स अपॉन द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एज वेल एज देयर मूवमेंट ओवर अ स्पेस। यानी कि एक देश का जो डेवलपमेंट है वो किस पे डिपेंड करता है, उस कंट्री के अंदर जो भी प्रोडक्शन एक्टिविटी चल रही हैं, गुड्स एंड सर्विसेज का क्या प्रोडक्शन हो रहा है, इसके ऊपर डिपेंड करती हैं। प्लस जो प्रोडक्शन हो रहा है वो देश के अलग अलग हिस्सों में किस तरीके से पहुंच पा रहा है, उनकी मूवमेंट कैसी है, सर्विसेज की, गुड्स की, इन सब चीज़ों के ऊपर क्या डिपेंड करता है, एक कंट्री का डेवलपमेंट डिपेंड करता है। मान लीजिए एक मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है और उसने कोई भी सामान जो मैन्युफैक्चर किया है, यानी कि जो प्रोडक्शन की है, तो उस प्रोडक्शन वाले सामान को हमारे को लोगों तक भी तो पहुंचाना है ना, जो उसकी डिमांड करते हैं। तो वो कैसे पहुंचाएंगे, ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू पहुंचाएंगे। तो यहाँ पर बीच में जो ट्रांसपोर्टेशन है इसने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है डिस्ट्रीब्यूशन में। तो ये जो ट्रांसपोर्टेशन है और जो प्रोडक्शन है, ये दोनों ही चीज़ें मिलकर एक कंट्री के डेवलपमेंट में बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन करते हैं। ठीक है, तो ये जो चीज़ों का मूवमेंट होता है, यानी कि जो ट्रांसपोर्टेशन होता है, ये अर्थ के तीनों ही डोमेन में देखने को मिलता है। और ये डोमेन कौन कौन से हैं, लैंड डोमेन, वाटर डोमेन एंड एयर डोमेन। और इन तीनों ही डोमेन में जो जो ट्रांसपोर्टेशन एक्टिविटीज़ होती हैं, हम उनके बारे में डिटेल में डिस्कशन यहाँ पे करने वाले हैं। ठीक है, तो एक बात ये भी है कि जो ट्रांसपोर्ट और ट्रेडिंग एक्टिविटी हैं, दोनों एक दूसरे से काफ़ी इंटर रिलेटेड हैं, दोनों दूसरे के ऊपर काफ़ी इंटरडिपेंडेंट भी है, यानी कि इतना ज़्यादा जुड़े हुए हैं कि यू कैन नॉट सेपरेट बोथ ऑफ देम। और ये दोनों का डेवलपमेंट कब होगा, जब साइंस और टेक्नोलॉजी में नए नए इन्वेंशंस होंगे। ठीक है, तो विद द डेवलपमेंट इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी द एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस ऑफ ट्रेड एंड ट्रांसपोर्ट इंक्रीज। यानी कि जैसे जैसे साइंस और टेक्नोलॉजी बढ़ेगा वैसे वैसे आपका ट्रांसपोर्टेशन बढ़ेगा, और ट्रांसपोर्टेशन बढ़ेगा तो आपका ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ भी काफ़ी बढ़ेंगी। ठीक है, आगे के आप चैप्टर्स में, आगे के पार्ट्स में आप डिस्कस करेंगे कि कैसे ट्रांसपोर्ट, ट्रेडिंग एक्टिविटी और कम्युनिकेशन एक दूसरे से इंटर रिलेटेड हैं। ठीक है, तो हम डिस्कस करेंगे, बने रहना आप एंड तक। अभी हम बात करते हैं अपने ट्रांसपोर्टेशन की। मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन कौन कौन से होते हैं, तो मैंने आपको बताया ना कि अर्थ के 3 डोमेन है। पहला डोमेन क्या है आपका, लैंड, दूसरा डोमेन क्या है आपका, वाटर, और थर्ड डोमेन क्या है आपका, एयर। तो अगर हम बात करें लैंड ट्रांसपोर्ट की, तो इसमें आपके 3 ट्रांसपोर्ट आ जाएंगे। एक आ जाएगा आपका रोडवेज, नॉर्मल सी बात है, रोड के बारे में आप सब जानते हैं। रेलवेज के बारे में भी आप सब जानते हैं और आप में सभी बच्चे रेल में बैठे भी होंगे। लेकिन पाइपलाइंस के बारे में आप शायद ये सोच रहे होंगे कि अरे हम पाइपलाइंस में बैठ के कब पाइपलाइंस में बैठ के एक जगह से दूसरी जगह गए हैं। चिंता मत करो, अभी तो तुम नहीं गए हो, लेकिन भाई टेक्नोलॉजी का ज़माना है, अलग अलग इन्वेंशन हो रहे हैं, क्या पता पाइपलाइन से भी बैठ के तुम एक जगह से दूसरी जगह निकल जाओ। बाकी अभी पाइपलाइंस में जो जो चीज़ें होती हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे। अगर बात करें वाटर ट्रांसपोर्ट की, तो वाटर ट्रांसपोर्ट भी 2 तरीके का होता है। एक होता है इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट। इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट नाम से पता लग रहा है कि ये विद इन आ कंट्री होता है, यानी कि आपको एक देश के अंदर ही एक एरिया से दूसरे एरिया में जाना है। तो जब उसके लिए आप जहाज में बैठ के या वाटर ट्रांसपोर्ट के थ्रू जाते हैं तो उसको बोलते हैं इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट। और अगर बात करें ओवरसीज वाटर ट्रांसपोर्ट की, तो आपको नाम से पता लग रहा है ये विद इन अ कंट्री नहीं होता है, बल्कि ये अलग अलग कंट्रीज़ के बीच में होता है। जैसे कि अगर आपको इंडिया से, यानी कि इंडिया में मुंबई से अगर आपको दुबई जाना है, तो ये क्या हो जाएगा, आपका ओवरसीज ट्रांसपोर्ट हो जाएगा। ठीक है, यानी कि ये अलग अलग देशों के बीच में होता है। अब अगर हम बात करें एयर ट्रांसपोर्ट की, जो कि सबसे ज़्यादा महंगा होता है, तो ये भी 2 तरीके का होता है। एक होता है डोमेस्टिक एयरवेज और एक होता है आपका इंटरनेशनल एयरवेज। तो डोमेस्टिक एयरवेज में ये भी क्या होता है कि जब आप एक कंट्री के एक एरिया से दूसरे एरिया में जा रहे होते हैं, यानी कि आपको जैसे दिल्ली से मुंबई जाना है, तो ये तो विद इन अ कंट्री है ना, तो ये आपका डोमेस्टिक एयरवेज होगा। और अगर हम बात करें इंटरनेशनल एयरवेज की, तो ये क्या होगा, ये 2 कंट्रीज़ के बीच में होगा। जैसे कि अगर आप मान लीजिए आपको दिल्ली से अमेरिका में जाना है, तो ये आपका इंटरनेशनल एयरवेज हो जाएगा। ठीक है, अब अगर हम बात करें डोमेस्टिक एयरवेज की, तो डोमेस्टिक एयरवेज में ना 2
तरीके का होता है, एक होता है प्राइवेट और एक होता है पब्लिक। ठीक है, डिस्कशन हम इसके बारे में डिटेल में आगे करेंगे। आ जाते हैं हम अपने ट्रांसपोर्ट पे, और सबसे पहले हम बात करेंगे आपके लैंड ट्रांसपोर्ट की। और लैंड ट्रांसपोर्ट पे भी हम किसकी बात करेंगे? सबसे पहले रोडवेज की बात करने वाले हैं। रोड का जो एक बहुत बड़ा जाल है हमारे देश में फैला हुआ, हम उसकी बात करेंगे। इंडिया हैज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट रोड नेटवर्क इन द वर्ल्ड, यानी कि जो रोड की कनेक्टिविटी है उसका जो पूरा एक जाल है इंडिया में सबसे बड़ा है। वर्ल्ड के लेवल, वर्ल्ड में हम बात करें तो इंडिया में सबसे बड़ा है। और ये कितना है? लगभग 2.3 मिलियन किलोमीटर एट प्रेजेंट है, और बल्कि ये आपकी बुक में लिखा हुआ है और अब तो और ज़्यादा हो गया होगा। ठीक है, क्योंकि कंटिन्यूसली डेवलपमेंट हो रहे हैं। देखो, जितने भी डाटास की मैं बात करूँ, हो सकता है कि हर बुक में अलग अलग हो। ये जो आपका 2.3 का डाटा है ये लेटेस्ट है। ठीक है, और हालांकि ये इससे ज़्यादा ही होगा। अब अगर हम बात करें एयरवेज की, रोडवेज की, तो रोडवेज के एडवांटेजेस क्या क्या होते हैं, मतलब ये और अदर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट से कैसे बेटर है, और हम वाई वी चूज़ रोडवेज ओवर रेलवेज, रेलवेज से ज़्यादा अच्छा हम रोडवेज को क्यों मानते हैं, एडवांटेजेस देखेंगे। देखो बेटा, मैं यहाँ पे 6 पॉइंट लेकर आई हूँ। पेपर में आपसे 5 मार्क्स का अगर क्वेश्चन पूछ लेगा तो ये काफ़ी सफिशिएंट आंसर रहने वाला है। तो स्टार्ट करते हैं पढ़ना, एक एक पॉइंट को हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट है, सबसे पहला एडवांटेज के साथ कि कंस्ट्रक्शन कॉस्ट ऑफ रोड इज मच लोअर देन दैट ऑफ रेलवे लाइंस, यानी कि रेलवे लाइंस को बनाने में थोड़ा ज़्यादा खर्चा आता है, वहीं दूसरी तरफ रोड को बनाने में खर्चा कम आता है। इसीलिए रोडवेज या रोड ट्रांसपोर्ट ज़्यादा क्या है, एक्सेसिबल है और ज़्यादा अफोर्डेबल है। ठीक है, दूसरा है रोड्स कैन ट्रैवल कंपेरेटिवली मोर डिसेक्टेड एंड अनड्यूलेटिंग टोपोग्राफी, यानी कि जो आपके रोड हैं ये कहीं पर भी कैसा भी जो डिस्टेंस है कवर कर सकते हैं। अगर मान लीजिए आपको पहाड़ों में जाना है, तो पहाड़ कैसे होते हैं आपके? पहाड़ भाई लहरदार से होते हैं, ऐसे ऐसे करके। तो इसमें भाई रेलवेज का जाना पॉसिबल नहीं है, बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। बिछा भी लोगे दाल तो बहुत खर्चा आएगा। इसलिए हम क्या करते हैं, हम यहाँ पर रोडवेज का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अनड्यूलेटिंग टोपोग्राफी का मतलब होता है लहरदार स्थलाकृति, जो वैसे थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा सा रास्ता होता है, वहाँ पर भी आपका रोड ट्रांसपोर्ट या रोडवेज ईजिली एक्सेसिबल है। ठीक है, तो ये आपका सेकेंड एडवांटेज हो गया। थर्ड एडवांटेज की बात करें तो रोड्स कैन नेगोशिएट higher gradients of slope and as such can travel mountain as the Himalayas। अब अगर आपको बड़े ऊंचे ऊंचे पहाड़ों में जाना है तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे आप रेलवे का ट्रैक नहीं बिछा सकते हैं, क्योंकि बहुत ही खर्चा आएगा, प्लस वो उतना कन्वीनियंट भी नहीं होगा, काम भी नहीं हो पाएगा। क्योंकि क्या होता है, जैसे कि आपकी ट्रांसपोर्ट है, रोडवेज हैं, तो रोड तो सीधा सा बन सकता है और गाड़ियाँ ऊपर जा सकती हैं, लेकिन रेलवे ऐसे नहीं जा सकते। रेलवे को क्या करना पड़ेगा, गोल गोल घूम के आना पड़ेगा, उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। ठीक है, तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, ऐसे पहाड़ी इलाकों में स्लोप वाले एरिया में रोडवेज का इस्तेमाल करते हैं। तो ये एक इसका सेकंड एडवांटेज है। ओके, रोड ट्रांसपोर्ट इज इकोनॉमिकल इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फ्यू पर्सन एंड रिलेटिवली स्मॉल अमाउंट ऑफ गुड्स ओवर अ शॉर्ट डिस्टेंस। देखो क्या होता है ना, जो आपका रोडवेज है उसमें क्या है, ये थोड़े से लोगों को ले जाने के लिए बहुत सही है, इकोनॉमिकल है, यानी कि खर्चा भी कम आता है, बहुत ज़्यादा खर्चा नहीं है। आप खुद भी आप कंपेयर करके देखिए कि अगर आपको एक जगह से दूसरी जगह जाना है, तो अगर आप बस से जाएंगे तो वो आपको ज़्यादा सही रहेगा, ज़्यादा कन्वीनियंट रहेगा, क्योंकि आप बस कहीं से भी पकड़ सकते हैं। तो भैया अपना टहलते घूमते फिरते बीच बीच में रुकते हुए बिस्किट नमकीन खाते हुए आप जाइए, तो रोडवेज ज़्यादा सही रहता है एज कम्पेयर टू रेलवे। ठीक है, फिफ्थ पॉइंट है आपका, इट ऑल्सो प्रोवाइड डोर टू डोर सर्विसेज, दस द कॉस्ट ऑफ लोडिंग एंड अनलोडिंग इज मच लोअर। क्या होता है बेटा जी, इसमें जैसे आपको रेल से जाना है, ट्रेन से आप अपना सामान लेके जा रहे हैं, तो यार आपको सामान को लोड करने में कितना दिक्कत आएगी, है ना। वहीं दूसरी तरफ क्या करोगे, जब आपको अपना घर एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करना है, तो आप अपना सामान क्या रेल से रख के लेके जाते हो? बिल्कुल नहीं। आप क्या करते हो, एक ट्रक बुक करते हो, सारा का सारा सामान उस ट्रक में रखते हो और सारा सामान पैक करके ले जाते हो। क्यों? क्योंकि रोडवेज से जाना ज़्यादा सस्ता पड़ेगा, क्योंकि डोर टू डोर सर्विस अवेलेबल होती है। अब आप खुद बताओ, अगर आपका एक फ्रेंड, आप लोग एक कॉलोनी में रहते हैं, ठीक है, आप मान लीजिए ये आपकी पूरी कॉलोनी है, आप यहाँ रहते हैं और आपका फ्रेंड यहाँ पे रहता है, तो क्या आप अपने दोस्त के घर जाने के लिए आप रोड का इस्तेमाल करेंगे या ट्रेन का इस्तेमाल करेंगे? यार ऑब्वियस सी बात है, आप ट्रेन से जाओगे, है ना। तो यही चीज़ें हैं, इसलिए लोग जो है रोडवेज को ज़्यादा पसंद करते हैं एज़ कम्पेयर टू रेलवे, क्योंकि रोडवेज जो है वो डोर टू डोर की फैसिलिटी आपको अवेलेबल करवाता है, रेलवे नहीं प्रोवाइड करता है, क्योंकि रेलवे हर जगह नहीं है।
ठीक है। अब आपको मान लीजिए अपना घर शिफ्ट कर रहे हैं आप दिल्ली से आगरा, तो आपका अपना सामान पहले दिल्ली रेलवे स्टेशन तक लेके जाएंगे, फिर रेलवे स्टेशन से आगरा लेके जाएंगे? नहीं ना, आप क्या करेंगे, दिल्ली में अपनी कार बुक करेंगे और पहुंच जाएंगे आराम से आगरा। तो इसलिए रोडवेज जो है वो ज़्यादा कन्वीनियंट पाया जाता है, ठीक है। अब अगर हम बात करें रोड ट्रांसपोर्ट के एक और एडवांटेज की, तो रोड ट्रांसपोर्ट इज ऑल्सो यूज्ड एज अ फीडर टू अदर मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट सच एज दे प्रोवाइड अ लिंक बिटवीन रेलवे स्टेशन, एयर एंड सी पोर्ट। अब देखो इसका मतलब क्या है कि जो आपका रेलवे है ना, ये क्या करता है, अदर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट जो है ये उनको भी हेल्प प्रोवाइड करता है। कैसे? मान लीजिए आपने कोई भी चीज़ें एक्सपोर्ट करी हैं अमेरिका से, ठीक है। मान लीजिए ये सामान अमेरिका से आ रहा है, ठीक है, जहाज़ में भर के सामान इंडिया में लाया गया, इंडिया के किसी पोर्ट में, मुंबई में किसी पोर्ट में लेकर आएंगे, ठीक है। ये सामान इंडिया में आ गया। अब यहाँ से ये सामान अगर मुझे दिल्ली में पहुँचाना है तो कैसे पहुँचाएंगे? बाय रोड तो ही जाएगा, क्योंकि वाटर वेज तो इस्तेमाल आप कर ही नहीं सकते और एयर वेज का इस्तेमाल करना बहुत महंगा पड़ जाएगा। तो क्या करते हैं हम क्या करेंगे, मुंबई में सारा सामान उतारेंगे और उसको रोडवेज के थ्रू फिर हम दिल्ली पहुंचा देंगे या अलग अलग एरिया में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। इसलिए रोडवेज जो है अदर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट को एक लिंक प्रोवाइड करता है। सिमिलरली अगर आपको दिल्ली से आगरा जाना है तो क्या आपको आपके घर के बगल में ही आपको एयरपोर्ट मिल जाएगा? बिल्कुल नहीं मिलेगा। आपको पहले रोड का इस्तेमाल करके आपको एयरपोर्ट पहुंचना पड़ेगा, देन आप वहां से अपनी फ्लाइट लेंगे, फिर आप आगरा के एयरपोर्ट में उतरेंगे और फिर आपको ताजमहल देखने जाना पड़ेगा, तो फिर से आपको रोडवेज का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो ये ना अलग अलग मीन्स के ट्रांसपोर्ट के बीच में एक लिंक प्रोवाइड करता है, इसलिए रोडवेज सबसे बेस्ट माना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, अब अगर हम बात करें कि कौन कौन से तरीके के रोड पाए जाते हैं, तो रोड्स आर कैटेगराइज इनटू 6 क्लासेस। भाई अलग अलग तरीके के रोड होते हैं, एक मक्खन रोड है ना, घटिया रोड, अच्छे रोड, बढ़िया रोड, अलग अलग तरीके के रोड होते हैं। तो सिमिलरली हमने इनकी कैटेगरी बना दी है। यहाँ पर आपको ना ये जो गोल्डन क्वाड्रिलेटरल सुपर हाईवे है इसको समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पेपर में ना 1 मार्क्स का या 2 मार्क्स का क्वेश्चन इससे बहुत आता है, ठीक है। तो ये क्या है, देखो मैं आपको मैप के थ्रू बताऊंगी। द प्रोजेक्ट वाज लॉन्च बाय गवर्नमेंट टू लिंक डायरेक्ट दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, मुंबई एंड दिल्ली बाय 6 लेन सुपर हाईवे। The major object of these super highway is to reduce the time and distance between the mega city of India। अब देखो अगर हम बात करें हमारी मेगा सिटी की तो कौन कौन सी है, एक तो यहाँ पे आपकी दिल्ली है, ठीक है, फिर यहाँ पर आपकी कोलकाता है, एंड देन यहाँ पर आपकी चेन्नई है साउथ में, और वेस्टर्न रीजन में आपकी क्या है, बॉम्बे है, मुंबई है, ठीक है। तो आप देख रहे हो ना कि ये चारों के बीच में एक क्या कहते हैं, एक लिंक बना हुआ है। इसी को बोला जाता है आपका गोल्डन क्वाड्रिलेटरल रोड ट्रैक, ठीक है, सुपर हाईवे बोलते हैं इसको। क्यों? क्योंकि ये 3 अलग अलग मेगा सिटीज़ हैं। कौन कौन सी मेगा सिटीज़? भाई दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई और मुंबई को, इन चारों को एक क्वाड्रिलेटरल वे में जो है जोड़ता है। देख रहे हो ना, एक क्वाड्रिलेटरल वे बन रहा है। तो यही है आपका बहुत इंपॉर्टेंट सा रोडवे ट्रैक, ठीक है। तो ये किसने बनाया? ये गवर्नमेंट के द्वारा बनाया हुआ है, और इसको रेगुलेट कौन करता है? द हाईवे प्रोजेक्ट आर बीइंग इम्प्लीमेंटेड बाय द नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। NHAI ने इसको इंट्रोड्यूस किया था और NHAI ही इसको रेगुलेट करता है, ठीक है। तो आपका 2 मार्क्स का तैयार हो गया ना क्वेश्चन आंसर। देखो जहाँ जहाँ पे भी क्वेश्चन बन रहे ना, मैं आपको बताती जाऊंगी, पकड़ पकड़ के उसको अपनी जगह नोट करते रहना और याद करते रहना। अगर बात करें नेशनल हाईवे की, तो ये क्या होता है, ये भी बहुत सारे हैं इंडिया में, ठीक है। दीज आर प्राइमरी रोड सर्विस सिस्टम एंड आर लेड एंड मेंटेन बाय द सेंट्रल पब्लिक वर्कर डिपार्टमेंट। यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट इसको रेगुलेट करती है, और ये ओवरऑल इंडिया में ना हर जगह फैले हुए हैं। आपने देखा होगा यहाँ पे हर चीज़, बहुत सारे हैं यार। ये NH1, NH2, NH3 करके बहुत सारे रोड हैं आपको। NH1 मतलब नेशनल हाईवे 1, ठीक है। तो NH14 पे तो यार एक मूवी भी बनी हुई है अनुष्का शर्मा की, काफ़ी अच्छी है, देखना आप, ठीक है, कभी टाइम मिले तो। और ये याद रखना, नेशनल हाईवे को रेगुलेट कौन करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। अब स्टेट हाईवे की बात करें तो स्टेट हाईवे क्या होते हैं? देखो मान लीजिए ये कोई एक स्टेट है, ठीक है, तो स्टेट के एक पोर्शन से मान लीजिए कैपिटल है स्टेट की, तो इस कैपिटल को अलग अलग एरिया से जोड़ना पड़ेगा ना, जो यहाँ पे हैं। तो इनको जोड़ने के लिए किसका काम, कौन काम करेगा? ये काम करेगा आपका स्टेट हाईवे, ठीक है। तो रोड लिंक अ स्टेट कैपिटल विद डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर आर नोन एज स्टेट हाईवे। यानी कि स्टेट से, एक स्टेट के अंदर जो कैपिटल है, उस कैपिटल का अलग अलग डिस्ट्रिक्ट के हेडक्वार्टर से अगर हमारे को जोड़ना है तो स्टेट हाईवे का इस्तेमाल करते हैं। और इन रोड को रेगुलेट कौन करता है? स्टेट गवर्नमेंट करती है। और स्टेट गवर्नमेंट के अंदर में भी कौन सा ऑर्गेनाइजेशन? स्टेट पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट, PWD। तुमने इसको नाम यार बहुत सुना होगा, दिल्ली वगैरह के आप रोड्स में निकल जाओ, आपको हर जगह रोड में लिखा होगा PWD, है ना, PWD बहुत दिखा रहता है। तो PWD की फुल फॉर्म क्या है?
पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट, और इसको स्टेट गवर्नमेंट जो है वो रेगुलेट करती है, स्टेट गवर्नमेंट या यूनियन टेरिटरी की गवर्नमेंट। ओके, अब बात करें अगर डिस्ट्रिक्ट रोड की, तो भाई डिस्ट्रिक्ट रोड क्या होता है, देखो ये भी बहुत बढ़िया सा चीज़ है, बताती हूँ मैं भी आपको, रुको। मान लो ये आपकी एक स्टेट है, ठीक है, स्टेट है, स्टेट के अंदर अलग अलग क्या होती हैं भाई, डिस्ट्रिक्ट होती हैं। तो ये डिस्ट्रिक्ट जो है क्या ये अलग अपने आप में अलग होती हैं? बिल्कुल अलग नहीं होती भाई। अगर एक स्टेट के अंदर है तो ऑब्वियस ही बात है कहीं ना कहीं तो कनेक्ट होंगी। तो ये जो अलग अलग डिस्टेंस, अलग अलग जो डिस्ट्रिक्ट हैं, इनको जो कनेक्ट करते हैं रोड, उनको बोलते हैं डिस्ट्रिक्ट रोड, ठीक है। दीज रोड कनेक्टेड द डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर विद द अदर प्लेसेस ऑफ द डिस्ट्रिक्ट, यानी कि अलग अलग डिस्ट्रिक्ट के जो हेडक्वार्टर होते हैं उनको जोड़ने का काम करता है। और इनको कौन मेंटेन करता है? इसको मेंटेन करता है आपका जिला परिषद, ठीक है। अब अगर हम बात करें अदर रोड की, तो अदर रोड में आपके रूरल रोड्स आ जाएंगे जो अलग अलग गाँव को लिंक करते हैं, ठीक है। विच लिंक रूरल एरियाज एंड विलेजेस विद द टाउन, गाँव को शहरों से जोड़ने वाले जो छोटे मोटे रोड होते हैं उनको बोलते हैं अदर रोड्स, ठीक है। अब अगर हम बात करें बॉर्डर रोड की, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये यहाँ पर बात आ जाती है हमारी नेशनल सिक्योरिटी की, हमारे देश की रक्षा करने की, ठीक है। तो अब जैसे मान लो हमारे इंडिया चाइना का जो बॉर्डर है, वहाँ पर इंडिया चाइना के बॉर्डर के बीच में जो आपने देखा भी रिसेंट में कॉन्फ्लिक्ट हो गए थे, अरुणाचल प्रदेश में तवांग गांव के पास में कॉन्फ्लिक्ट हो गए थे। तो इंडियन गवर्नमेंट ने क्या करा, अब इंडिया गवर्नमेंट अपने जो बॉर्डर्स हैं वहाँ पर भी अपना ट्रांसपोर्टेशन काफ़ी अच्छा कर रही है, रोड्स वगैरह बना रही है, ठीक है। तो ये ऐसे बॉर्डर एरिया में रोड बनाने का काम कौन करता है? बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन करता है, BRO जिसको बोलते हैं, ठीक है। और अभी रिसेंट में ही BRO में पहली महिला मतलब विमेन का जो है हेड बनी है इसकी, ठीक है। तो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन कंस्ट्रक्ट एंड मेंटेन रोड इन द ब्रॉडिंग एरिया ऑफ कंट्री। दिस ऑर्गेनाइजेशन वॉज एस्टैब्लिश इन 1960 में BRO को बनाया गया था भाई, फॉर द डेवलपमेंट ऑफ रोड और ऑफ स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस इन द नॉर्दर्न एंड नॉर्थ ईस्ट स्टेट बॉर्डर एरिया, यानी कि नॉर्थ में जम्मू कश्मीर और पूरा अक्साई चीन के आसपास का एरिया, और नॉर्थ ईस्ट में आपका अरुणाचल प्रदेश के आसपास का एरिया जो चाइना से टच होता है ना, वहाँ पे रोड बनाने का काम कौन करता है? आपका BRO करता है। और BRO का फुल फॉर्म क्या है? बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। और BRO के एस्टैब्लिशमेंट कब हुई थी? 1960 में हुई थी, ठीक है। अब देखो BRO जो अपने रोड बनाता है वो सिर्फ सेफ्टी पर्पज से नहीं बनाता है, बल्कि यार आपके जम्मू कश्मीर में लोग भी तो रहते हैं, तो उनको देश के अलग अलग हिस्से से कनेक्ट कौन करेगा? बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन जो रोड बनाएगा वही तो कनेक्ट करेंगे। तो इसलिए BRO का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, ठीक है। आई होप ये सारे रोड्स अलग अलग टाइप के समझ गए होंगे। अब अगर हम ब्रॉडली क्लासीफाई करें तो हम ब्रॉडली अपने रोड्स को कितने पार्ट्स में डिवाइड करते हैं बेटा जी? 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक होते हैं मेटल्ड रोड, यानी कि जिनको हम बोलते हैं जनरल लैंग्वेज में मक्खन, है ना। कितने बढ़िया से चिकने से रोड हैं जिसमें कोई दिक्कत होने वाली नहीं है, कहीं कोई रुकावट नहीं होगी। सीमेंट के बने हुए प्रॉपर अच्छे से कंक्रीट डाल के बने हुए अच्छे से रोड जो होते हैं, बिटोमिन वगैरह डाल के बनते हैं, कोल डाल के बनते हैं, ठीक है। तो ये होते हैं आपके मेटल्ड रोड। और एक होते हैं अनमेटल्ड रोड, या जो थोड़े से गाँव वगैरह में पाए जाते हैं, खच्चर टाइप के, है ना, बहुत ही गंदे से गड्ढे होते हैं इनमें। तो ये आपके मेटल्ड रोड हैं और ज़्यादातर ये रूरल एरियाज में पाए जाते हैं। अब देखो इस वाले रोड की एक अच्छाई भी है कि इसमें आराम से आप मक्खन की तरह कहीं पे भी जा सकते हैं और विदाउट एनी प्रॉब्लम आप अपनी डिस्टेंस को कवर कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन एक इसकी जो है मतलब वही है ना कि हर कॉइन का एक सेकंड पहलू भी होता है, तो यही है इसका एक प्रॉब्लम ये है कि इसमें क्या होता है ना, रेन वाटर को जो होता है, रेन वाटर एब्जॉर्ब नहीं हो पाता है, यहाँ पे मिट्टी अच्छे से ना रिटेंशन नहीं कर पाती पानी को। लेकिन इसमें क्या होता है, रेन वाटर आराम से जो है एब्जॉर्ब हो जाता है, क्योंकि यार मिट्टी है तो मिट्टी तो अपने अंदर पानी को रिटेंशन कर ही लेगी। तो ये इनका एक ये है कि यहाँ पे मिट्टी का पानी जो है वो ईजिली एब्जॉर्ब हो जाता है, यहाँ पे मिट्टी का पानी ईजिली एब्जॉर्ब नहीं हो पाता क्योंकि सीमेंट से कोटिंग हो रखी होती है, ठीक है। और एक इसका फायदा ये है कि यार इसको आप पूरे सीजन चाहे साल के 12 महीने इस्तेमाल में ला सकते हो, लेकिन इसको 12 महीने इस्तेमाल में नहीं ला सकते। कैसे? क्योंकि बारिश का टाइम आएगा तो यहाँ पे गड्ढे वगैरह जो होंगे वो पूरा कीचड़ हो जाएगा, तो यहाँ पे आपको डिस्टेंस कवर करना मुश्किल हो जाएगा। तो एक अच्छाई भी है और बुराई भी है, ठीक है। अगर हम बात करें रोड डेंसिटी की, तो रोड डेंसिटी का मतलब क्या होता है, पेपर में ना 1 मार्क्स का क्वेश्चन पूछ लेता है कि रोड डेंसिटी को डिफाइन करो। तो रोड डेंसिटी का मतलब होता है कि 100 किलोमीटर के एरिया में कितनी रोड एक स्पेसिफिक एरिया में पाई जाती हैं, उसको बोलते हैं आपकी रोड डेंसिटी, ठीक है। द लेंथ ऑफ रोड पर 100 स्क्वायर किलोमीटर, 100 स्क्वायर किलोमीटर में कितनी रोड पाई जाती हैं, उसको बोलते हैं आपकी रोड डेंसिटी, ठीक है। रोड डेंसिटी ऑफ all roads varies from only 10.4 किलोमीटर in जम्मू एंड कश्मीर to 532.27 किलोमीटर इन उत्तर प्रदेश। देखो यहाँ पर मैं आपको बता दूं डाटा अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन देखो
सबसे कम रोड डेंसिटी कहाँ पर मिलती है आपको, J&K में देखने को मिलती है। J&K यानी कि जम्मू कश्मीर में देखने को मिलती है। और सबसे ज़्यादा आपको रोड डेंसिटी कहाँ पे देखने को मिलती है, उत्तर प्रदेश में देखने को मिलती है। इससे पहले उत्तर प्रदेश से पहले सबसे ज़्यादा रोड डेंसिटी आपको केरला में देखने को मिलती थी, समथिंग 350 के अराउंड कुछ किलोमीटर में थी, लेकिन अब आपका उत्तर प्रदेश आगे निकल गया है, ठीक है। और अगर हम बात करें हमारे पूरे कंट्री में एवरेज रोड डेंसिटी की, तो वो कितनी है, 125.02 किलोमीटर, ये एवरेज है। सबसे कम जम्मू कश्मीर में है, सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में है, ठीक है। अब अगर हम बात करें हमारे रोड ट्रांसपोर्टेशन के साथ प्रॉब्लम्स कौन कौन सी हैं, तो यार प्रॉब्लम्स तो जरूर आएंगे, एडवांटेजेस आते हैं तो आपके साथ प्रॉब्लम्स भी आती ही आती हैं। तो प्रॉब्लम्स डिस्कस करते हैं। सबसे पहली बात, अबाउट हाफ ऑफ द रोड्स आर अनमेटेड विद लिमिटेड देयर यूज ड्यूरिंग द रेनी सीजन। मैंने बताया ना कि कैसे जो कच्चा रोड होता है, यानी कि देखो पहले मैंने आपको बताया ना ये वाला, इसको मान लो कि ये तुम्हारा क्या है, ये है आपका पक्का रोड और ये क्या है आपका, ये कच्चा रोड है। तो कच्चा रोड हम बारिश के टाइम पे इस्तेमाल में नहीं कर पाते क्योंकि भाई कीचड़ हो जाता है। तो वो यही बोल रहे हैं कि यार हमारे देश के जो ज़्यादातर रोड है ना, हाफ ऑफ द रोड क्या है, अनमेल्टेड रोड हैं, और ये ऐसे रोड हैं जो रेनी सीजन में आप इस्तेमाल में नहीं ला सकते। तो ये बैरियर है एक बहुत बड़ा, ठीक है। नेशनल हाईवे आर इनएडिक्वेट टू। अब देखो हमारे देश की पॉपुलेशन तो बहुत ज़्यादा है, कहने को तो हम वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा अच्छा रोड कनेक्टिविटी रखते हैं, लेकिन फिर भी हमारे देश की पॉपुलेशन को देखते में वो भी कम पड़ जाता है, अनएडिक्वेट है। तो ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। आप देखते होंगे बेटा जी, बहुत जगह आपको ट्रैफिक की प्रॉब्लम्स देखने को मिलते हैं। क्यों? क्योंकि रोड हमारे पास कम है और पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, ठीक है। या तो अब इसका ये सोल्यूशन, या तो पॉपुलेशन कम करो और या फिर रोड को बढ़ाओ। अब पॉपुलेशन कम तो एक दो दिन में होनी जाएगी, ठीक है। तो हम लोग यही कर सकते हैं कि हमारे को अपनी रोड डेंसिटी को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाना है, ठीक है। द रोडवेज आर हाईली कंजस्टेड इन सिटीज़। वही बहुत भीड़ भड़का वाला है क्योंकि पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, तो ट्रैफिक होता ही होता है। मोस्ट ऑफ द ब्रिजेस एंड कल्वर्टर्स आर ओल्ड एंड हाँ, इसको आप बोल सकते हो कि कन्वर्टर्स जो है वो कहें ओल्ड हैं और आउटडेटेड है। देखो कन्वर्टर्स का क्या मतलब होता है वो बताते हैं आपको। जैसे मान लो कि ऊपर से ना एक रोड जा रही है, ठीक है, यहाँ ऊपर से एक रोड जा रही है और नीचे क्या होता है, एक नाली सी बनी होती है जो पानी जिससे फ्लो हो रहा होता है। तो इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं कल्वर्टर्स। अब क्या है, ये कल्वर्टर्स जो है वो बहुत ही पुराने टाइम के बने हुए हैं। तो क्या होता है, जब बारिश का टाइम होता है ना, तो ये सारा पानी जो है रोड पे ही आ जाता है। तो ये प्रॉब्लम बहुत क्रिएट करते हैं हमारे रोड ट्रांसपोर्ट पे। तो ये प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना बहुत ज़रूरी है। तो आई होप आप ये पूरा रोड ट्रांसपोर्ट अच्छे से समझ गए होंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम क्या बात करने जा रहे हैं, अब नेक्स्ट वीडियो में हम आपको रेलवे के बारे में बताएंगे, बहुत डिटेल में डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो प्लीज़ इसको अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। कमेंट सेक्शन में अगर कोई डाउट है तो मुझसे पूछ सकते हो, और वीडियो कैसे लगी वो भी मुझे बता सकते हो, ठीक है। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना, ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्दी से जल्दी क्या हो जाए, अवेल हो जाए, मिल जाए। तो आपका करना है, आपको वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब करना है अगर चैनल पर नए हो तो। थैंक यू सो मच, बाय बाय बच्चों, गॉड ब्लेस यू। और तैयारी करते रहो, फाड़ देंगे यार पेपर, बने रहो बस तुम एंड तक।